हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? मानव प्रसन्नता को प्रगति इंगित करती है। कार्ल मार्कस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वर्ग संघर्ष। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? समाज में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में गठित होती है। ये जो परिभाषा है ये डेविस की है और ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। इसमें हम और भी थिंकर की परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे मैकैवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाएगा जो सामाजिक संगठन या समाज के ढांचों और प्रक्रियाओं से घटित होते हैं? इसका भी उत्तर डेविस है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए थे। इसका सही ऑप्शन था जेनसन ने, एम.डी. जेनसन ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए लिखा कि सामाजिक परिवर्तनों को व्यक्ति के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन न केवल हमारे व्यवहारों और प्रतिमानों के परिवर्तन से ही संबंधित है, बल्कि विचारों में होने वाला परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार है। सामाजिक परिवर्तन समानता हुआ करते हैं। सतत, सामाजिक परिवर्तन समाज में हमेशा हुआ करते हैं। सतत मतलब हमेशा। निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? तो इसका उत्तर है कार्ल मार्कस। उनका मानना है कि जब उत्पादन के उपकरणों यानी प्रौद्योगिकी, उत्पादन के कौशल, ज्ञान उत्पादन के संबंध आदि में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अधिसंरचना में परिवर्तन आता है, जो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मार्कस ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का अप्रत्यक्ष कारण माना है। कौन सा कारण माना है? अप्रत्यक्ष कारण माना है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? इसका अवरोधक आर्थिक लागत नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं इनमें से सभी: सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए सभी सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन, क्रांति इत्यादि। क्रांति कभी कभी हिंसक भी हो सकती है, जिससे सामाजिक विघटन भी उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो इसका उत्तर है सांस्कृतिकरण का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है, जो कि श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूप, आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख कार्ल मैनहीम ने किया। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति क्रांतिकारी और विकासवादी है। कैसी है इसकी प्रवृत्ति? क्रांतिकारी और विकासवादी है। यह क्रांतिकारी इस अर्थ में होती है कि अंतर्गत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। मैकैवर तथा पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, ये स्पेलिंग पूछता है, SOCIETY, में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उनमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतम होती है छोटे समुदायों में। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या आकस्मिक, असामाजिक से नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यह विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप से होता है। परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत छोटे समुदायों में अधिक होती है। सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा भौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? तो इसने बताया है आकबर ने। अप्रति विलंबना का अर्थ है
भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बी ऑप्शन इसमें सही है, W.F. आकबर्न ने। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? W.F. आकबर्न ने। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत से जाना जाता है? तो आकबर्न जाना जाता है। समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? स्थिति के दोनों पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो उसको सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? आकबर्न ने दी थी। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की थी? तो आकबर्न ने की थी। सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया आकबर्न द्वारा। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, अब ये टॉपिक आया है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन के कितने मुख्य सिद्धांत है? उद्विकासी सिद्धांत, जैसे जिसको रेखी सिद्धांत भी कहते हैं, और चक्रीय सिद्धांत होता है, संघर्ष सिद्धांत होता है। ठीक है, यहाँ देखिए उद्विकासी सिद्धांत को रेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है रॉल्फ डेरेनड्रॉफ। डेरेनड्रॉफ के अनुसार शक्ति और सत्ता प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है। इसके अभाव में हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यह सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यक शर्तों में से एक है, इसलिए इसे सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक पूर्व शर्तें, सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रियात्मक पूर्व शर्तें पर सत्ता का बंटवारा समाज के लोगों के बीच समान रूप से कभी नहीं हो पाता, क्योंकि हर कोई सत्ता को हथियाना चाहता है, इसलिए समाज में संघर्ष होता है। डेरेनड्रॉफ का यह विचार दबाव या उत्पीड़न का सिद्धांत निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकास सिद्धांत से जुड़ा नहीं है? इसका उत्तर है ओ स्पेंगलर। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, E.B. टायलर उद्विकास सिद्धांत से जुड़े हैं, जबकि स्पेंगलर चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है एक कारक पर। सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक हैं। जब सामाजिक परिवर्तन के किसी एक कारक को मानते हुए उसकी व्याख्या की जाती है तब इसे निर्धारणवादी कारक कहते हैं। इस कारक के समर्थक में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उसे निर्धारणवादी सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वर्ग संघर्ष का इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका उत्तर है आखेट, चारागाही, कृषिक, औद्योगिकी तथा उत्तर औद्योगिक समाज। सी ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान जटिलता के अनुसार समाजों के विकास का सही अनुक्रम आखेट, चारागाही, कृषक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज है। समाज के उपयुक्त क्रमिक परिवर्तन के 4 प्रमुख स्रोत हैं। समाज के उपयुक्त क्रमिक परिवर्तन के प्रमुख 4 स्रोत हैं: खोज, आविष्कार, प्रसार, आंतरिक विभेदीकरण। ये क्रमशः हैं। निम्नलिखित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? रेखीय सिद्धांत यानी उद्विकासी सिद्धांत। उद्विकासी सिद्धांत के समर्थक थे कार्ल मार्क्स, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन भी हैं, टायलर भी हैं। ठीक है, लेकिन इनमें सही अनुक्रम किसी का नहीं है, ये उत्तर गलत था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। उद्विकास सिद्धांत को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, रेखीय तथा बहुरेखीय। सिद्धांत के रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रेरता श्री अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, L.T. हॉबहाउस आदि आते हैं। एंथनी गिडेंस ने बताया कि 19वीं सदी में उद्विकास की सिद्धांत के समर्थक
उद्विकास के रेखीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। समाजशास्त्री आकबर ने अपनी रचना में उद्विकास को एक बहुरेखीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। जूलियन स्टेवर्ट बहुरेखीय उद्विकास को एक वास्तविकता के साथ साथ पद्धति भी मानते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न समाजों के विकास का क्रम भिन्न रहा है। लेस्ली वाइट ने भी संस्कृति के अलग अलग पक्षों की चर्चा की है। उनके अनुसार संस्कृति के विचारधारात्मक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी एवं भावात्मक पक्षों में से एक ही और अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। बहुरेखीय सिद्धांत के प्रणेताओं की श्रेणी में गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ली वाइट, J.H. स्टेवर्ट, विलियम F. आकबर आदि आते हैं। इन लोगों को बहुधा नव उद्विकासी कहा जाता है। आज बहुरेखीय उद्विकास के सिद्धांत के पृथक समर्थकों में टालकट पार्सन्स नाम सबसे आगे है। एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, इसका चुनाव करें। इसका उत्तर है स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, फिर एक पत्नी विवाह इसका सही अनुक्रम है। कॉफर ने परिवार के उद्विकास अवस्था में निम्न चरणों का उल्लेख किया है। परिवार की प्राथमिक अवस्था, इस अवस्था में यौन संबंध के नियम अत्यंत ढीले ढाले थे। इस प्रकार यह स्थिति स्वच्छंद संभोग जैसी थी। परिवार की दूसरी अवस्था, इस अवस्था में कन्यावध की प्रथा के कारण लड़कियों की संख्या कम हो जाने से बहुपति प्रथा का विकास हुआ। परिवार की तीसरी अवस्था, शिकारी व पशुपालन अवस्था, जैसे ही समाज कृषि अवस्था में आया तो सदस्यों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। फलस्वरूप कन्यावध बंद हो गया, जिससे ज़्यादा महिलाएं हो गई तथा बहुपत्नी प्रथा का विकास हो गया। परिवार की चौथी अवस्था एक विकसित अवस्था में बहुपति प्रथा को छोड़कर एक विवाह का प्रचलन हुआ। मानव समाज के विकास की तीन अवस्थाएं जंगलीपन, बर्बर एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया मॉर्गन द्वारा। अमेरिकी मानवशास्त्री L.H. मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की चर्चा की अपनी पुस्तक एशियन सोसाइटी में। प्रथम दो स्तरों को पुनः तीन उप स्तरों में बांटा गया है। वे है प्राचीनतम या निम्न, मध्य एवं उच्च। इन उप स्तरों के साथ उन्होंने विशेष आर्थिक गतिविधियां, उपकरणों, सामाजिक संगठनों आदि को भी सम्मिलित किया है। सांस्कृतिक विकास की तीन अवस्थाएं अरण्य, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था किसने बताई तो मॉर्गन ने बताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानता है कि सामाजिक अपनी उत्थाना अवस्था में सांस्कृतिक तथा पतना अवस्था में सभ्यता होता है? इसका उत्तर है स्पेंगलर ने ये कहा था। स्पेंगलर ने 8 भिन्न सभ्यताओं का उद्विकास विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो उनके व्यक्तिगत विचारों से काफ़ी प्रभावित है। उनका विचार निराशावादी चिंतन पर आधारित था। उन्होंने विकास की स्थिति को संस्कृति और पतन की स्थिति को सभ्यता कहकर पुकारा। स्पेंगलर ने बताया कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 वर्ष का होता है, क्योंकि पश्चात संस्कृति का उदय लगभग 900 ईस्वी के आसपास हुआ। इसलिए उसका मानना है कि पश्चात सांस्कृतिक अब पतन की कगार पर है। अब आते हैं चक्रीय सिद्धांत पर। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है परेटो एवं सोरोकिन से संबंधित है। चक्रीय सिद्धांत के समर्थक प्रकृति में सदा होने वाले चक्रीय परिवर्तन से प्रभावित रहे हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी चक्रीय यानी सर्कल होती है। 19वीं एवं 20वीं सदी के विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की है कि समाज एवं संस्कृति एक सर्पिल गति से घूमती रहती है। विको, परेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन एवं टाइनीप ने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर किया है कि समाज में परिवर्तन का क्रम सदा चक्रीय होता है। उनके अनुसार हर सभ्यता का जन्म होता है, वह विकसित होती है और चरम सीमा पर पहुंचती है और फिर वहां से पतनान्मुख होती है और समाप्त हो जाती है। परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का मूल आधार यह है कि सामाजिक परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है अंत में वहीं पहुंचकर समाप्त होता है। यह स्थिति चक्र की पूरी तरह होने के बाद बार बार दोहराई जाती है।
निम्नलिखित विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो पेरेटो, स्पेंगलर और टाइनी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। सिद्धांत परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है। तो इसका उत्तर है चक्रीय विकास। निम्नलिखित में कौन अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत से संबंधित हैं? तो यह है पेरेटो। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में विल पेरेटो ने अभिजन की परिभाषा की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रत्येक काल तथा समाज में समानतः दो प्रमुख वर्ग देखे जाते हैं, उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में शक्ति और सत्ता होती है, वे प्रायः समाज के शासक होते हैं। पेरेटो ने इसी विशिष्ट उच्च वर्ग को अभिजन तथा अभिजात वर्ग कहा है। यह वर्ग स्थायी नहीं होता, अपितु इसके अंतर्गत ऊपर नीचे आने जाने का क्रम चलता रहता है। निम्न वर्ग अर्थात अभिजनेतर वर्ग अभिजन वर्ग का स्थान ग्रहण करने में सदा लगा रहता है। परिणाम स्वरूप जो वर्ग आज अभिजात है वह अपनी असफलताओं के कारण गुणों को खोकर निम्न वर्गों में आ जाते हैं और उनका स्थान भरने के लिए निम्न वर्ग के बुद्धिमान, चतुर, कुशल, समर्थक व्यक्ति आ जाते हैं। अभिजात वर्ग की इस चक्रीय प्रक्रिया को ही पेरेटो ने अभिजनों का परिभ्रमण की संज्ञा दी है। इस परिभ्रमण की गति तथा तीव्रता प्रत्येक समाज में एक जैसी नहीं होती, किंतु यह प्रक्रिया सभी समाजों में अवश्य होती है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। पेरेटो की तरह अनेक समकालीन विद्वान जैसे जी. मॉस्को और आर. माइकल ने भी एलीट शब्द का प्रयोग किया, पर इन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट वर्ग या कुलीन तंत्र के अर्थ में किया है। पेरेटो ने एलीट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया, बृहत एवं संकीर्ण अर्थ में। बृहत अर्थ में विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में समाज में सबसे आगे, उसे पेरेटो ने संभ्रांत वर्ग की श्रेणी में रखा, जैसे कुशल या विख्यात लेखक, कलाकार, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक इत्यादि। संकीर्ण अर्थ में विशिष्ट वर्ग से पेरेटो का तात्पर्य मात्र शासी या शासक विशिष्ट वर्ग से है, जो एलीट का एक प्रकार है। मोटे तौर पर संभ्रांत वर्ग को उन्होंने दो भागों में बांटा, शासी एवं संभ्रांत वर्ग एवं गैर शासी तथा संभ्रांत वर्ग। पेरेटो के एलीट की अवधारणा की तुलना में मार्कस के प्रभुत्व या शासक वर्ग से की जा सकती है। पेरेटो ने शेर एवं लोमड़ी की अवधारणा को मैकियावेली से लिया है। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेरेटो का है। तृतीय वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो पेरेटो ने दी थी। आर्थिक क्षेत्रों में लोमड़ी और शेर संभ्रांत वर्ग में पाए जाते हैं। पेरेटो ने शेर को निश्चय आय वाला व्यक्ति माना है, क्योंकि वे लोग संपत्ति बढ़ाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और निश्चय आय के आधार पर चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ियों को सटोरिया कहा है। वे लोग अपने आप को बड़े उद्योग में लगाते हैं, अधिक से अधिक आमदनी के लिए कोई भी अनैतिक काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, बहुत सारे जोखिम उठाकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं। पर यहाँ भी जब प्रथम एवं द्वितीय प्रेरक कारकों का उतार चढ़ाव होता है तो चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाता है। पेरेटो के अनुसार निम्नलिखित में लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है राजनैतिक लोकतंत्र। पेरेटो ने अपने परिभ्रमण के सिद्धांत में विश्लेषण शासक वर्ग तथा गैर शासक वर्ग के संदर्भ में किया है। इसे किनलॉक ने भी स्वीकार करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि परिभ्रमण हमेशा एक फॉक्स एलीट के बीच होता है। पेरेटो ने बताया कि संभ्रांत वर्ग के व्यक्तिगत गुण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शेर और लोमड़ी। ज्ञातव्य है कि पेरेटो ने शेर एवं लोमड़ी की अवधारणा मैकियावेली से ली है। पेरेटो के अनुसार लोमड़ी में प्रथम श्रेणी के प्रेरक संयोजक के विशिष्ट चालक की प्रधानता होती है। जिन लोगों में वैसे की प्रधानता होती है वे लोग योजना बनाने, जोड़ तोड़ करने में काफ़ी निपुण होते हैं। वे लोग समाज में परिवर्तन, परीक्षण और नवीन प्रक्रिया शुरू करने का गुण रखते हैं। वैसे लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। वे लोग समझा
बुझाकर या झूठे वादे या धोखाधड़ी के सहारे शासन करने की कोशिश करते हैं। वे लोग काफ़ी घूसखोर भी होते हैं। बहुत सारे भारतीय नेताओं को उसी श्रेणी में रखा जा सकता है। यह राजनीतिक लोकतंत्र का उदाहरण है। परिवर्तन के अध्ययन में अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? पेरेटो ने अवशिष्ट एवं विशिष्ट चालक की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मानव की आंतरिक तथा अबुद्धि संगत व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं व उद्योगों को पेरेटो ने विशिष्ट चालक की संज्ञा दी है। मानव व्यवहार के जिस पक्ष की व्याख्या पेरेटो ने चालकों के आधार पर की है, आधुनिक समाजशास्त्री इसकी व्याख्या के लिए मूल्य एवं सामाजिक मापदंडों का प्रयोग करते हैं। पेरेटो के अनुसार ये अवशिष्ट चालक मानव व्यवहार को संचालित एवं नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विशिष्ट चालक भ्रांत तर्क की अवधारणा का प्रयोग क्रियाओं के एक ऐसे व्यापक समूह के लिए किया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यवहार की तार्किकता और औचित्य के संबंध में स्वयं अपने आप को तथा अपने साथियों को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है। इन तर्कों को भ्रांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समानता मत के विपरीत अतर्कसंगत तथा अप्रयोग सिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में विशिष्ट चालकों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व होता है, ये विशेषता नहीं है। पेरेटो के अनुसार विशिष्ट चालक मनुष्य के भावों और सहज प्रवृत्ति का प्रकटीकरण है। यह मानव के अतार्किक तथा अबुद्धि संगत व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाएं हैं, अतः विकल्प डी सही है। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया? सीमा सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। सोरोकिन के अनुसार जब एक व्यक्ति व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है। भले ही कोई व्यवस्था कितनी अच्छी या बुरी ना हो, उसके विकसित होने की एक सीमा होती है। सोरोकिन का यह विचार सीमाओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो सांस्कृतिक व्यवस्था तथा इंद्रिय परक एवं आदर्शात्मक संस्कृति के बीच व्यक्त होती है। सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो है सोरोकिन ने इसको प्रस्तुत किया था। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक में अपनी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। उन्होंने मानव इतिहास के 3000 वर्षों का अध्ययन करके परिवर्तनों का विश्लेषण किया। उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। वे है विचारात्मक, भावात्मक संस्कृति, चेतनात्मक या इंद्रिय परक संस्कृति एवं आदर्शात्मक संस्कृति या आदर्शात्मक अवस्था चेतनात्मक एवं भावनात्मक का मिश्रण है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, एक संस्कृति व्यवस्था से दूसरी संस्कृति व्यवस्था में परिवर्तन निश्चित लेकिन अनियमित ढंग से होता है। यहाँ भी आवश्यक नहीं कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हमेशा एक ही दिशा में हो। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक या आदर्शात्मक से इंद्रिय परक संस्कृति में परिवर्तन के क्या कारण हैं? इस प्रश्न का उत्तर अपने अभूतपूर्व परिवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से दिया है। उन्होंने परिवर्तन का कारण प्रकृति में क्रियाशील आंतरिक शक्ति को माना है। सोरोकिन का मानना है कि इंद्रिय परक संस्कृति एवं आदर्शात्मक संस्कृति सांस्कृतिक व्यवस्था के 2 ध्रुव हैं। हर संस्कृति व्यवस्था उपव्यवस्थाओं का एक समन्वय होती है जिसके अंतर्गत उनमें विशिष्ट तत्व एवं लक्षण समाविष्ट होते हैं। इनकी उपव्यवस्थाओं के एक साथ मिलने पर एक उच्चतर व्यवस्था का जन्म होता है। यह व्यवस्था इंद्रिय परक या आदर्शात्मक हो सकती है। लिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये क्या है? अर्नोल्ड टायनेबी ने। परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समर्थन करने वाले अर्नोल्ड टायनेबी जी ने दुनिया की 21 प्रमुख सभ्यताओं का वर्णन किया, जिनका वर्णन उनकी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में मिलता है। उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत पर आधारित है।
किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्र में मिलती है, भौगोलिक परिस्थिति एवं सामाजिक परिस्थिति के रूप में। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डेक्लाइन ऑफ वेस्ट में बताया कि किसी भी संस्कृति का विकास चक्रीय रीति से होता है। उनका यह सिद्धांत दुनिया की 8 प्रमुख संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित है। जिन संस्कृतियों को उन्होंने अध्ययन किया वे है इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल, अर्बन, मयान एवं वेस्टर्न। उन्होंने रूसी संस्कृति का भी अलग से जिक्र किया, पर अन्य संस्कृति की तरह उसका कोई विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया। स्पेंगलर का मानना है कि जैसे व्यक्तियों का जीवन में उत्थान एवं पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान एवं पतन होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन चक्र बचपन, युवा, परिपक्व एवं बुढ़ापे के चक्र से क्रमशः गुजरता है, संस्कृति भी ठीक उसी तरह से चरणों से गुजरकर समाप्त हो जाती है। संस्कृति के चक्रीय विकास के इस नियम को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इसकी तुलना 4 ऋतुओं से की है, वसंत, पतझड़, सर्दी एवं गर्मी। बहुत सारे मानव शास्त्रियों का मानना है कि स्पेंगलर का यह सिद्धांत कतई मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह सिद्धांत की पुस्तक रसिया एंड यूरोप से चुराया है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो टायनबी ने किया है। किसने विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? तो स्पेंगलर ने दिया है। वेबलन ने अपने सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? इसका उत्तर है उत्पादन की पद्धति। वेबलन का मत है कि कार्य करने की प्रवृत्तियां हैं जो उन विभिन्न प्रविधियों का निर्धारण करती हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन करता है। इन्हीं प्रौद्योगिकी की प्रविधियों के कारण भौतिक पर्यावरण प्रभावित होता है। जिस प्रकार का भौतिक पर्यावरण होगा उसी प्रकार की मनुष्य की आदतों का निर्माण हो जाता है। उसके विचार उसी अनुरूप बन जाते हैं। जैसे नई प्रविधियां आती जाएंगी, वैसे ही नए नए विचार भी व्यक्तियों के घर कर जाते हैं। इस प्रकार विचारों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, जिससे समाज परिवर्तित होता है। परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद। मॉर्गन की तरह वेबलन ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत नई प्रौद्योगिकी का विकास है। हर समाज की संस्कृति का स्वरूप उस समाज के अंतर्गत पाए जाने वाली प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी तक सामाजिक संस्थाओं के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। वेबलन का कहना है कि आविष्कार हमारी ज़रूरतों की उपज है और संस्थाएं एवं सामाजिक परंपराओं का आधार समाज में पाई जाने वाली प्रौद्योगिकी होती है। समाज की ज़रूरतों के मुताबिक नई प्रौद्योगिकी का जन्म होता है और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नई किस्मों की योग्यता, आदतों एवं परीक्षणों की आवश्यकता होती है। कोजन ने बताया कि वेबलन का यह सिद्धांत इतिहास का एक प्रौद्योगिकी विश्लेषण है, जिसमें प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत विकास के बीच पिछड़ापन का सिद्धांत स्थापित किया गया है। शिल्प कारीगरों की मूल प्रतियों का लाभ किसके अंतर किया गया है? तो यह है टी वेबलन। शिल्प की मूल प्रवृत्तियों का लाभ की प्रेरणा में टी वेबलन ने अंतर दिया है। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।